मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पीयूष प्रभा से सेकंड चैप्टर सत्य के प्रयोग पढ़ाऊंगी। सत्य के प्रयोग आत्मकथा अंश से है और उससे पहले मैंने आपको उसने कहा कहानी आपकी 2 दिन के लिए ऑफलाइन क्लास बीच में चली थी, तब मैं आपको पूरी करा चुकी हूँ और ये आपका नेक्स्ट सत्य के प्रयोग ले रही हूँ, जिसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिदिन उनका जन्म दिवस, गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। पाठ परिचय। इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षणों से भरे रहकर विद्यार्थी बनाने की सलाह देता है, वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बढ़ती है। आत्मिक शिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की गई है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, आपने अब तक गांधी जी के बारे में बचपन से ही सुना है, पढ़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, तो उनका जीवन बहुत ही अनूठा था, क्योंकि जीवन में सादगी लाना कोई बहुत ही बिरले के अंदर सादगी पाई जाती है। और गांधी जी साधारण से साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जो प्रतिभा, उनका हर कार्य को करना, एक चैप्टर उनका अंश में है नौकर, तो नौकर को भी उन्होंने नौकर नहीं कहा, उनको भाई बंधु ही कहा है। और हर कार्य को करने की क्षमता गांधी जी के अंदर हुआ करती थी। गांधी जी के हर कार्य को कोई छोटा नहीं मानते थे, हर कार्य को स्वयं करते थे और दूसरों से को करवाने की प्रेरणा दिया करते थे। अब मैं आपका आत्मकथा है, छोटी छोटी कथाएं सभ्य पोशाक में लेते हैं कि किस तरीके से सभ्य पोशाक हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं और हमें किस सभ्यता का प्रतीक दिखाती है। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन भर दिन बढ़ती गई। शार्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेस एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की नीति नामक पुस्तक भी आकर्षण थी। साथ ही डॉक्टर एलियंस के आरोग्य विषयक लेखकों में भी इसमें अच्छी मदद की।
वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर इलियंस स्वयं अन्नाहारी थे और बीमारों को केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों में आयोग की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता बनी ही नहीं रही। उन्होंने प्रेम बस ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अन्नाहार विषयक पुस्तकें अन्नाहार पुस्तक पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया, जहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हरवन भोजनागृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहां मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने तो प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से पूछा। मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजनागृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की ओर खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द नहीं मुंह से निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन ये हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रश्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा, दूसरे प्रकार के समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा ना देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 सीलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष ना हुआ तो ब्रांड स्टीज में यहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे।
10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और यह भी मिल गई। बदी बधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ के बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई चलती थी और टोपी पहनते और निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की और सभ्य क्रिया बरामद चलती रहती थी। पर इतनी टीम टाम की ही काफ़ी न थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे। पियानो बजता था, पर वह क्या कह रहा था कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बजाता था, जो मेरे लिए अमंग था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबाजी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यो बाबाजी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोग का परिवार भी बढ़ा। वायलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गवैये और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूनिस्ट पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बेल बजाई। मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूँगा? नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ और तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये छोड़ना चाहिए। इस विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का साथ संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली। अब मैं विद्यार्थी बना। बच्चों, किसी भी प्रकार की सभ्य समाज या सभ्य पोशाकें तरह तरह से होती हैं, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व है, हमें जो स्वीकार करता है, वही हमें करना चाहिए, जैसा भी यहाँ पर गांधी जी ने किया।
ठीक है, अब दूसरा एक और अंश हम लेते हैं, बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती थीं। हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100-100 पौंड देकर चले आ रहे थे। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि ये सड़ांध दूर ना हो तो मेरा टाउन्सबॉल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात तो बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंजों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करेंगे। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें ना पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखूंगा। मुझे तो विश्वास था कि दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वारंट निकले। मेरा आना जाना छिपा रह नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला। प्रमाण भी मजबूत थे और एक तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था। फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए। एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। हिंदुस्तानी को धीरज बांधा और उसकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हार गए महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। बेईमानी तो अब भी रिश्वत खाते थे। यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा भी कर सकते थे। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि
जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों से के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का वार्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे वार्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम, ये दोनों भिन्न वस्तु हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। सत्य की शोध के मूल में मेरी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक यह सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़े के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट आत्म कथा का अंश है आत्मिक शिक्षा। लेते हैं। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को केंद्रित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर काम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने मूल धर्म के तत्व जानना चाहिए, अपने शरीर और आत्मा को केंद्रित रखना चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। हर विद्यार्थी को अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की अपेक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा। उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। यदि हमारी आत्मा जिस गहराई तक हमें सोचने के लिए मजबूर करती है और इंगित करती है कि यह कार्य करना है, तो वही हमारा सच्चा चरित्र कहलाता है। ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मा का निर्माण, चरित्र का निर्माण यानी ईश्वर को पाना। आत्मज्ञान का मतलब ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। बालक अपनी बुद्धि का विकास करता है, उसे आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और अपनी बुद्धि का विकास करना होता है, तब वह आगे बढ़ता है। हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते थे, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक गुण पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे ये अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार भी इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा इस प्रकार की जाए। मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने ये अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिकता कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे ना हो, शिक्षक को सावधान रहना
चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो व्यर्थ ही होगा। बच्चों, जैसा हम चाहते हैं कि हमारा शिष्य बने, उसका उसी क्योंकि शिष्य अपने शिक्षक का ही आचरण देखता है और उसी हिसाब से वह आगे बढ़ता है, जैसा हमारा विचार होता है। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं दिखा सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं ये समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकार संयम इन युवकों द्वारा और युवतियों की बदौलत था। आश्रम में एक युवक बहुत ऊधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया। मैं घबरा गया। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा ना देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर किसी प्रकार समझता ही ना था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से मेरा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। इससे वह रोया ना था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, संतुष्ट था, पर मेरे रूल में शक्ति उसमें थी। उसकी कोई 17 साल की उम्र थी, उसकी सुगठित था, मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि उसकी अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता, यह मैं नहीं कह सकता। यह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया है। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर भी कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। कहने का तात्पर्य बच्चों इस छोटी छोटी अंश कथाओं से है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त की है। हम छोटे छोटे शिक्षा छोटों से भी सीख सकते हैं, तो हमें छोटा छोटा ज्ञान लेना चाहिए। बच्चों, ये मैंने आपको पीयूष प्रभाग से आपको सत्य के प्रयोग छोटे छोटे 2-3 पढ़ाए हैं। और बच्चों, मैं आपके जो टेस्ट हुए हैं उसमें अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट टेस्ट कॉपी पर नहीं किया है तो वह आप किसी अपने 2 पेज पर फर्स्ट टेस्ट जो ऑनलाइन हुआ था कर लेंगे और आप 27 को अपनी होमवर्क कॉपी में मुझे सबमिट करा देंगे।
तो आप प्लीज़ ध्यान से अपना फर्स्ट टेस्ट भी आपको करना है। वैसे मैंने आपको कह दिया था, यदि कोई और स्टूडेंट नहीं कर पाया है तो आप अपना ऑनलाइन वाला फर्स्ट टेस्ट कॉपी के 2 पेज पर आप उतार लेंगे और जब मैं आपको 27 तारीख को मिलती हूँ तो आप मुझे दे देंगे, आपके मार्क्स चढ़ाए जाएंगे। तो आप मार्क्स आपको 20 में से मिलेंगे, तो फर्स्ट टेस्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं किया है वो आप सबमिट कराएं। ओके, धन्यवाद।